गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी जो लाइव देख रहे हैं मुझे, आपके और होस्ट सुनील शर्मा को आप सभी का वार्म वेलकम करते हुए, दोस्तों आप सभी जो यूट्यूब महासेवा पर देख रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों, और वेबएक्स पर तमाम हमारे जो प्यारे प्यारे दर्शक हैं, पार्टिसिपेंट हैं, सभी का मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं आज के इस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों आज का हमारा विषय, सबसे पहले मैं विषय बता दूं, डीड ऑफ कन्वेंस, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। इस विषय को अधिक जानकारी देंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट नरेश पाई, वो बताएंगे इस पर। और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, लीकेजेस तमाम हाउसिंग सोसाइटी में होते हैं, तो उस विषय पे हम लेकर आए हैं बिल्डिंग वाटर प्रूफिंग पोस्ट मानसून। इस विषय पर अधिक जानकारी देंगे, प्रेजेंट करेंगे इस विषय को मिस्टर रोहन शुक्ला, ही इज द रीजनल मैनेजर, डेवलप मैनेजर, डॉक्टर फिक्सिट, पीडी लाइन इंडस्ट्री से। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों, दोनों हमारे कीनोट स्पीकर हैं, मिस्टर रोहन शुक्ला और एडवोकेट नरेश भाई। उनका मैं स्वागत करता हूँ, इन लाइन के जरिए करता हूँ अपने शायराना अंदाज के साथ में दोस्तों, कि ना संघर्ष ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा, तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हमारे ऐसे दोनों युवा साथी एडवोकेट नरेश भाई और मिस्टर रोहन शुक्ला दोनों जुड़े हुए हैं, जिनके सीने में लक्ष्य है और वो तूफान और ऐसे तमाम चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैं दोनों का स्वागत करता हूं। और हमारे जो अनिशा जी, प्लीज वेलकम। हमारे जो की नोट स्पीकर उनका परिचय दें और आज के विषय को बताएं। थैंक यू सो मच सर, सुनील शर्मा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल। आज का जो टॉपिक है डीन कन्वेंस, स्टैम्प ड्यूटी एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। तो आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं एडवोकेट नरेश पाई। वो MSWA से 10 साल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, and he has a great knowledge of drafting and all that, and he's also going for the attend the high court matters and all, so he has a good drafting skills and all. So I welcome Advocate Naresh Pai and request him to carry forward the today's topic, that is the conveyance deed, stamp duty and its registration. थैंक यू सो मच सुनील शर्मा जी एंड अनिशा मैडम। आज का विषय जो है कन्वेंस डीड, हर बुधवार को हम चर्चा करते हैं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर। उसी प्रकार से हमने आज सोचा कि एक कन्वेंस डीड के ऊपर बात करें एंड कन्वेंस डीड के ऊपर किस तरह के स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। सो कन्वेंस, सो बहुत जन के मन में जब सोसाइटी बनी है तो वी ऑल आर रिसाइडिंग इन फ्लैट्स। सो एक कन्वेंस डीड क्यों जरूरी है, एक सेल डीड क्यों जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अगर न होने की वजह से उसका क्या नुकसान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सो कन्वेंस डीड is nothing but conveying the right title interest of the land and building in favor of the society. So we all are staying in a building and we have purchased part of the building, that means one flat. So it is a large complex, large building, वहां पर 100 फ्लैट है, 100 घर मकाने हैं और या दुकानें हैं। तो वी आर नॉट ओनर ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। सो हम सोसाइटी बनाते हैं, तो देयरफॉर एक लीगल बॉडी बनाया जाता है। एक लीगल बॉडी बनाने के बाद हम उसके नाम पे कन्वेंस लेते हैं, तो ये इस प्रकार का एक डीड बनता है। सो इट इज नेम ऑफ द लीगल एंटिटी। जो कोई लीगल एंटिटी हम बनाते हैं वो हो सकता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो, या अगर हो सकता है कंडोमिनियम हो, या अगर हो सकता है कंपनी कायदे के मुताबिक हमने अगर एक लीगल बॉडी बनाया हुआ हो, तो जमीन जो है उसके नाम पे हस्तांतरण किया जाता है। तो उस समय पर कायदे में ये प्रावधान है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो एक डीड्स और डॉक्यूमेंट के जरिए, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट के जरिए ही ट्रांसफर हो सकता है। सो मचिंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पीपीटी बनाया हुआ है पीपीटी जरा आप शेयर कर दीजिए ना। इज नथिंग बट डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वो हो सकता है कन्वेंस का डेफिनेशन जो है, सो कन्वेंस डीड का डेफिनेशन जो है बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 2G। सो विच इज एक सेल डीड हो सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट वेर इन राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑफ द
ट्रांसफर बीइंग कन्वेड इन फेवर ऑफ द ट्रांसफरी। तो इस तरह का एक डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बनता है। उसी प्रकार से बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में ये प्रावधान भी दिया हुआ है, कोई भी अगर समझिए एक कंपनी अमलगमेट हो जाती है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, अमलगमेशन हो जाता है, या अगर डिवीजन हो जाता है कंपनियों का, एक कंपनी है उसके अंदर सिस्टर कंसर्न कंपनी है, तो उनका अगर समझो डिवीजन हो जाता है, तो उस टाइम पर ये अमलगमेशन ऑर्डर या डिवीजन ऑर्डर जो है, तो वो भी एक कन्वीनियंस करके माना जाता है। जिस तरह से हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं कन्वीनियंस डीड के ऊपर, उसी प्रकार से जो कंपनी का जो अमलगमेशन या सब डिविजन का ऑर्डर बनता है, उसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। उसी प्रकार से हम कभी कभार कोर्ट में जाते हैं, कभी कभार क्या बहुत बार जाते हैं, आज के दिन में हर एक सोसाइटी जो है कन्वीनियंस जो ले रही है दैट इज थ्रू नॉन कॉपरेशन ओनली। नॉन कॉपरेशन में क्या होता है, सपोज समझिए कि हम अगर समझो कोर्ट में जाते हैं, सिटी सिविल कोर्ट में जाते हैं, सिटी सिविल कोर्ट में जाने के बाद वहां पर हमारा एक केस चलता है 8 साल 10 साल या 4 साल, या अगर उससे पहले अगर लगता है कि लैंड ओनर एंड बिल्डर सामने आके हमारे साथ कंसेंट करते हैं, वो लोग हमें कन्वीनियंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं और कंसेंट बनाते हैं, तो उसी प्रकार से कंसेंट होने के बाद सपोज कभी कभार हम लोग उसके अंदर एक कोई कंपनी का अमलगमेशन या अगर डिवीजन हो जाता है, तो वो डिवीजन ऑर्डर जो कंपनी लॉ के मुताबिक हाईकोर्ट से पहले आता था, आज एनसीएलटी को पावर दिया गया है, उसी प्रकार से वहां से जो एक ऑर्डर पास हो जाता है दैट इज डिवीजन ऑर्डर और अमलगमेशन ऑर्डर, वो भी एक कन्वीनियंस कहा जाता है बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत, उस डेफिनेशन के अंदर बैठता है। एंड इन एडिशन टू दैट कि मैं ये बता रहा था, शायद मैं म्यूट, तो हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद वहां पर एक कंसेंट फाइल करते हैं, कंसेंट फाइल करने के बाद वो कंसेंट भी, अगर उस कंसेंट के अंदर हम लोग एक क्लॉज भी डाल देते हैं कि दिस कंसेंट डिक्री विल ऑपरेट एज अ कन्वीनियंस करके, वीडियो नहीं दिख रहा तो है। वो कंसेंट डिक्री फॉर अस। सो उसी प्रकार से उसको भी कोई भी एक डिक्री बनता है कन्वीनियंस, उसके ऊपर भी अपने को स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। सो इस फर्दर बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में प्रोविजन है कि हम एक बिल्डिंग में रहते हैं, कोई किसी ने फ्लैट खरीदा 1990 में, किसी ने फ्लैट खरीदा 1996 में, किसी में 2004 में खरीदा, तो जब ड्यूटी कलेक्ट किया जाता है दैट इज ऑन एड वोलेरम बेसिस, कि जब कभी अगर किसी ने अपना अपना एग्रीमेंट के ऊपर ड्यूटी भरा हुआ है, तो अपना अपना ड्यूटी कौन सा एरिया के ऊपर भरा हुआ है, जब हम एग्रीमेंट का एजुडिकेशन करते हैं, तो उस टाइम पर वो उसको कंसिडर किया जाता है। कन्वीनियंस डीड का मैंने आपको बताया। इससे बाद मैं आपको ये कहूंगा कि एक अगर हम सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी जब बनती है, सोसाइटी का एक ऑब्जेक्ट रहता है कि एक मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड उसी प्रकार से कन्वीनियंस हासिल करके लेना। सो दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी, बट समवॉट रीजन हम डिस्कस करते हैं, हम फर्स्ट जनरल बॉडी जब मीटिंग होती है, उस जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर भी एक मुद्दा रहता है कन्वीनियंस लेना है करके, बट कोई ना कोई कारण की वजह से वो रह जाता है, एंड वो जब वो कन्वीनियंस के ऊपर अपना हर सोसाइटी काम करती है, जब उनको बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना रहता है, तो ये ज्यादातर हाउसिंग सोसाइटी में इस प्रकार से चलता है। सो कमिंग बैक टू, मैंने आपको बताया कन्वीनियंस डीड, देन ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के बाद मैंने आपको बताया कंसेंट डिक्री। तो इस तरह का 3 अलग अलग प्रकार के किस प्रकार से प्रॉपर्टी कन्वे हो सकता है, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया है। तो अगर समझिए कि अगर कॉर्पोरेशन में जहां पर लैंड ओनर बिल्डर तैयार है, तो अगर समझो कि एक सोसाइटी बन गई, सोसाइटी बनने के बाद सपोज कॉर्पोरेशन में लैंड ओनर तैयार है, बिल्डर भी तैयार है, तो हमें सिंपली एक डीड बनाना रहता है कि उसके अंदर कि कौन सा प्रॉपर्टी हम कन्वे कर रहे हैं, विच प्रॉपर्टी इज बीइंग कन्वेड, उसका सीटीएस नंबर क्या है। तो या अगर समझो कि अलग अलग सीटीएस में से है, या अगर कोई एक पार्ट एक सीटीएस में से एक पार्ट जा रहा है, तो इस प्रकार का एक लैंड का डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। अगर लार्जर प्रॉपर्टी है तो लार्जर प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है। तो लार्जर प्रॉपर्टी में अगर हमारा समझो जमीन, हमारा जमीन जो है, तो एक 10,000 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी है, समझ के चलते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी है, 10,000 स्क्वायर मीटर में हमें लगभग 1,000 स्क्वायर मीटर मिल रहा है। तो 1,000 स्क्वायर मीटर मिल रहा है, तो 1,000 स्क्वायर मीटर में से वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द सीटीएस वी आर एंटाइटल्ड। There may be the builder may have constructed the building considering larger property. So we have to identify which of the CTS number applicable to our society.
So accordingly we have to prepare a deed of conveyance, and उसके अंदर clauses क्या रहेंगे? First of all clauses ये रहेगा कि जिस प्रकार से सेल और परचेज एग्रीमेंट बनता है उसी प्रकार से वेंडर के बाद परचेजर एक रहता है, दैट इज सोसाइटी। उसी प्रकार से सोसाइटी के बाद एक अगर बिल्डर के जरिए, बिल्डर के थ्रू हमारा बिल्डिंग बना हुआ है, देन द अदर पार्टीज। कोई कोई केस के अंदर समझिए कि वहां पर एक लार्जर प्रॉपर्टी है, लार्जर कॉम्प्लेक्सेस है, वहां पर मेनी ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसा कि एक बिल्डर, लैंड ओनर किसी एक बिल्डर को एक अपना जो डेवलपमेंट राइट देता है, उसके बाद फिर उसमें से भी फिर पार्ट बनते हैं कि किसी को छोटा पार्ट डेवलप करने के लिए दिया है, किसी को बड़ा पार्ट डेवलप करने के लिए दिया है। इस प्रकार का अलग अलग पार्ट है, तो उन सबको कंफर्मिंग पार्टी बनाना जरूरी है। तो उनका रोल रहेगा कंफर्मिंग पार्टी नंबर 1 2 3 4 5। तो उसी प्रकार से परचेजर कौन है, तो ये एक टाइटल ऑफ द गया। उसके बाद कि लार्जर प्रॉपर्टी है, लार्जर प्रॉपर्टी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उसी प्रकार से कि ये एक होने के बाद फिर हमारा बिल्डिंग प्लान कौन सा रेफरेंस नंबर के अंडर अप्रूव हुआ है, सो उसका एक डिस्क्रिप्शन आएगा वहां पर। तो हमारा बिल्डिंग बना हुआ है, उसका एक डिस्क्रिप्शन देना है, कौन सा कब उसका अप्रूवल हुआ था एंड कितना फ्लोर का अप्रूवल हुआ था, ये सब चीज के बारे में हमें एक रिसाइटल में एक डिस्क्रिप्शन देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर उन्होंने एक पर्टिकुलरली फ्लैट वगैरह सेल किया हुआ है, तो उसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं। देन उसी प्रकार से इसके अलावा किसी भी प्रकार का जमीन के ऊपर अगर उन्होंने समझिए कि उन्होंने एनी ऑर्डर लिया हुआ है कि लैंड को कन्वर्ट किया नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, तो उसका एक रेफरेंस हम दे सकते हैं, उसका रेफरेंस देके उसको एनेक्शर बना सकते हैं। उसी प्रकार से और भी कोई अलग अलग प्रकार के, जैसा कि अगर समझिए कि वो प्लॉट, इफ दैट प्लॉट इज कमिंग अंडर सम रिजर्वेशन, जैसा कि अगर समझिए कि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता था कोई भी कारण की वजह से, अंडर यूएलसी एक्ट के अंडर उन्होंने अगर सपोज समझिए कि यूएलसी एक्ट के अंडर परमिशन लिया हुआ, तो वहां पर परमिशन क्या मिला हुआ है, तो उसका एक रेफरेंस हम दे सकते हैं। उसके बाद फिर सोसाइटी फॉर्मेशन किया हुआ है, तो ये सब क्लॉजेस रिसाइटल में आएगा। रिसाइटल में आने के बाद फिर बाद में उन्होंने सोसाइटी बनाया हुआ है कि इन एडिशन टू दैट कितना जमीन, मैंने आपको बताया कि अगर लार्जर प्रॉपर्टी है तो उसमें से कितना जमीन ट्रांसफर हो रहा है और कितना जमीन ट्रांसफर हो रहा है एंड कौन सा पार्ट में से हो रहा है। लार्जर प्रॉपर्टी सीटीएस नंबर हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, विच ऑफ द सीटीएस। अगर समझिए कोई सीटीएस नंबर में से कुछ पार्ट मिल रहा है और दूसरा सीटीएस में से कुछ पार्ट मिल रहा है, तो हमें वो भी यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये मेंशन नहीं करते हैं देन हो सकता है हमें कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड्स में नाम बदली करते समय हमें दिक्कतें आएंगी। तो अगर हम ये सही तरह से अगर मेंशन करते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का दिक्कतें, आई मीन इतना दिक्कतें नहीं आएगी। सो विद दिस, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कन्वेंस डीड में क्या क्या क्लॉजेस रहना चाहिए। तो उसके बाद फर्दर रहेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कन्वे किया जा रहा है। सो वहां पर लैंड ओनर, बिल्डर या अजाइनीज का तो पूरा का राइट्स, और उसके अलावा उनका जितना भी कंफर्मिंग पार्टी का व्हाटएवर राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, तो वो सब ट्रांसफर किया जा रहा है करके ये डीड के अंदर पूरा का पूरा मेंशन करके एंड उस डीड को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना है। सो वी हैव टू मेंशन दिस पैरा आल्सो। देन एक बार ये डीड फाइनलाइज हो गया, देन वी हैव टू गो फॉर एजुडिकेशन। एजुडिकेशन मींस इसके ऊपर कितना स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी के बारे में भी बताने का कोशिश करता हूँ। नॉर्मली क्या है, स्टैम्प ड्यूटी मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई भी एक कन्वेंस डीड बनता है, तो आज जब कभी ये डीड बन रहा है तो उस टाइम का उसको स्टैम्प ड्यूटी नॉर्मली लगती है। तो यस, आज का मार्केट वैल्यू हो सकता है, नॉर्मली कायदे के अनुसार आज का मार्केट वैल्यू लगता है। However, मैंने आपको इससे पहले कहा कि अगर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करते समय उसको एड वॉलेरम स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाता है करके। तो से सपोज मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमारे अगर बिल्डिंग में 100 मेंबर्स है, देयर आर 100 मेंबर्स इन आवर बिल्डिंग, 50 people are the original members who have purchased the flat in suppose 1990, and they all have paid their stamp duty on the agreement. So कि उनका जो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, that area will be deducted at the time of adjudication of the deed.
so that area will be total area will be deducted. अगर suppose हमें एक 3000 स्क्वायर मीटर का जमीन ट्रांसफर हो रहा है, तो वो 3000 स्क्वायर मीटर का जमीन में से ये 50 स्क्वायर फुट, या अगर किसी का 500 स्क्वायर फुट, किसी का 700 स्क्वायर फुट जो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, तो उसको माइनस किया जाता है. तो उसी प्रकार से तो उन्होंने माइनस कर दिया. उसके बाद रीसेल का देखा जाता है. रीसेल में किस किसने स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है रीसेल का, तो उसका भी एक नॉर्मली लास्ट एग्रीमेंट को कंसिडर किया जाता है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करते समय. इट इज नॉट दैट आज के दिन में चेन ऑफ एग्रीमेंट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट चेन ऑफ एग्रीमेंट कोई कोई केस के अंडर, इन सम ऑफ द केसेस देयर विल बी there is a requirement of the chain of agreement also. It is not in all the cases, not every time, but so every document will be, जहां पर अगर समझिए कि उनको all documents will be called for verification. So अगर सबका stamp duty agreement के ऊपर भरा हुआ है, proper stamp duty भरा हुआ है, if they have paid the proper stamp duty, then the conveyance deed will attract 100 rupees as stamp duty per flat. पर फ्लैट का जो है 100 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट किया जाएगा. सो मैं आपको स्टैम्प ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन किस तरह से होना चाहिए. तो इसके बारे में भी बहुत सारे सर्कुलर सर्कुलर इशू किया गया है. There is one of the circular which was issued in the year April 2012. So ये deemed conveyance आप तो जानते ही हो deemed conveyance का प्रावधान. So now this deemed conveyance was introduced in the year 2010. Okay, so 2010 में इशू इंट्रोड्यूस किया था. तो उस टाइम पर 2010 में इशू इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियां ने, many housing societies obtained their conveyance through the deemed conveyance, and in few of the societies also obtained the conveyance under cooperation of the landowners and builders. But the provision is that I have told you that whenever you prepare the deed, जब कभी आप deed prepare करते हो, तो उस समय का उसको स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाता है. However, if the people have paid the stamp duty, माइनस किया जाता है. तो उसी प्रकार से बहुत सारे सोसाइटियों का कन्वीनियंस हुआ इन 1985, 86. इस समय का भी बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियों ने कन्वीनियंस लिया. बट in that case there were many issues that people had not paid, the flat owners have not paid their stamp duty on their agreement. What they have done is they have paid only 5 rupees stamp duty on their agreement. So when there is no agreement, because prior to 1985 there was no provision to collect the stamp duty on the agreement for sale. अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर किसी भी प्रकार का किस प्रकार का स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना चाहिए, तो देयर वाज नो प्रोविजन इसके लिए. तो अंडर आर्टिकल 5H दे यूज्ड टू कलेक्ट 5 रुपीज, बिकॉज वहां पर 5 रुपया लगता था. उसी प्रकार से वो 5 रुपया भरा हुआ प्रॉपर करके, और जब कभी आप कन्वेंस बनाते हो, जब कभी आप फ्लैट का कंफर्मेशन बनाते हो, दैट टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू पे द प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी. तो इस समय क्या हुआ कि people have purchased the flat in 1985. There were few old members and they did not pay the stamp duty, and when their documents were presented for the adjudication and the department, as per the provision of law, they applied current market value, and usi accordingly many people were required to pay stamp duty on the current market value, and this was a hassle which was creating and getting the conveyance of the housing society. Accordingly, 2012, somewhere in 2012, Maharashtra Societies Welfare Association and CA Ramesh Prabhu sir and one Mr. Walecha and उनके साथ मैं भी join किया, I also had joined with them, and we had made a representation to the controller of stamps of Mumbai. And in addition to that, we had also made one more request to the revenue minister in 2009 to reduce the stamp duty for, give some kind of relief to the flat purchaser who have purchased the flat prior to 1985. However, at that point of time, no relief was given. In 2012, the Maharashtra government has come out with one circular, that is 12th April 2012, wherein if you want some kind of relief, if you are the original owner
you have not paid the stamp duty and your agreement is 5 rupees stamp. So इस प्रकार से अगर आपने अपना 5 रुपए का स्टैम्प पेपर के ऊपर आपका अग्रीमेंट है एंड आपने पूरा स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है कन्वीनियंस के टाइम पर, so the department has given a guidelines to give some kind of proof, that is you have purchased the flat in 2000 I mean 1975 or whenever your agreement is executed. तो जब कभी आपका अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, so nearer to that date you have to provide some kind of proof that is that cannot be manipulated. जैसा कि आप सोसाइटी का किसी भी प्रकार का आप एप्लीकेशन वगैरह नहीं दे सकते हो, you cannot give any document of society, you have to give some kind of proof which cannot be manipulated. जैसा कि ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे हो उस टाइम का, या टेलीफोन बिल आपके नाम पे हो, और सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ है तो सोसाइटी फॉर्मेशन के टाइम पर आपका नाम उसके अंदर हो, या अगर समझिए आपके नाम पे आपने बिल्डर को पेमेंट किया हुआ हो, तो इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड करते हो तो आपको ओल्ड मार्केट वैल्यू जो 1985 का जो मार्केट वैल्यू एंड आज का रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी 5%, दैट इज से सपोज आपका जो 1985 में आपने फ्लैट परचेज किया था तो उस समय पर आपने कंसिडरेशन दिया है बिल्डर को 1 लाख रुपया एंड आज का उसका मार्केट वैल्यू बन रहा है लगभग 2 लाख। आई मीन गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के अकाउंटिंग के हिसाब से या कानून के अनुसार उसका जो मार्केट वैल्यू बन रहा है 2 लाख के ऊपर आज का रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी दैट इज 5%, 10,000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी भरना है। इस तरह का एक ग्रेट बिग रिलीफ मिला था, इट इज इन 2012 and it is just to make the deemed conveyance or conveyance of the housing society successful. So accordingly, after 2012 many housing societies have got the conveyance and with they have also got the relief in payment of stamp duty. So अगर समझिए कि ये रिलीफ मिला था in somewhere in 2012, तो उस सर्कुलर में एक और प्रोविजन दिया हुआ है, उस सर्कुलर में एक और प्रोविजन ये दिया हुआ है, वो समझिए कि आपने अपना स्टैम्प ड्यूटी अगर आपने अपना फ्लैट 2012 के बाद कोई भी एक अग्रीमेंट बना हुआ हो, से सपोज हमारा अग्रीमेंट था 1985 का, हमने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है, ये सर्कुलर आया 2012 में एंड नोबडी शुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर। कि उस टाइम पर क्या था कि गिफ्ट डीड भी कोई बना के गवर्नमेंट को जो नुकसान पहुंचा सकता था कि अपना स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में कि आज का मार्केट वैल्यू उसको लग सकता था, उसके पास प्रूफ नहीं है, तो अगर वो अपना ब्रदर सिस्टर के बीच में एग्रीमेंट वगैरह करते थे तो कहीं ना कहीं एक लूपहोल को, कायदे का लूपहोल को इस्तेमाल करके, यूज करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए करके, सो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव पुट वन मोर क्लॉज दैट इफ देयर इज एन एग्रीमेंट if there is an agreement registered after this introduction of circular, then you have to check the chain of agreement, one previous agreement आपको चेक करना है 2012 का पहले का। तो उसी प्रकार से तो आज अगर समझिए कोई भी एक हाउसिंग सोसाइटी अगर कन्वेंस के लिए जाती है तो उसका जो स्टैम्प ड्यूटी का जो वैल्यूएशन करते समय 2012 के बाद कोई अगर सेल हुआ है या अगर ट्रांसफर हुआ है तो वन प्रीवियस एग्रीमेंट विल आल्सो बी चेक कि उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरा है नहीं भरा है करके। तो उसी प्रकार से उनको जहां पर 2012 के बाद अगर सेल हुआ है तो उनको ही अपना चेन ऑफ एग्रीमेंट देना पड़ेगा, अगर उसका पहले का जो है अपना खुद का एक एग्रीमेंट उनको देना जरूरी है, उसके अलावा उनको कोई एग्रीमेंट देने का जरूरत नहीं। सो विद दिस व्हाट एवर स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और से सपोज समझिए आज बहुत सारे एमनेस्टी स्कीम वगैरह आए हुए हैं, एमनेस्टी स्कीम के अंदर लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है एमनेस्टी स्कीम के अंदर, एंड देयर इज a provision in stamp act also. The stamp act is also amended providing that कि 2013 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के जरिए कि अगर हमने डीड ऑफ हमारा सेल डीड के अंदर हमारा अग्रीमेंट फॉर सेल के ऊपर अगर भले स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ हो, if the agreement is dated if the agreement is not properly registered, then आज का मार्केट वैल्यू उसको अप्लाई करना चाहिए उनका फ्लैट के लिए। तो इस तरह का प्रोविजन अमेंड हुआ है 2013 में, बट आज उसको बॉम्बे में उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है।
बट इन अदर पार्ट ऑफ दैट इज थाने डिस्ट्रिक्ट बताइए, वहां पर ऑलरेडी इट इज इम्प्लीमेंटेड. सो लेट अस नॉट गोइंग टू रीजन कि वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है करके. सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस. 2013 में अमेंडमेंट हुआ. अगर आपका प्रीवियस एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, बट हाउएवर यू हैव पेड द प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, इट विल अट्रैक्ट कन्वेंस का एजुकेशन होते समय उसका मार्केट वैल्यू, आज का मार्केट वैल्यू स्टैम्प मार्केट वैल्यू के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाता है. एंड वॉट एवर स्टैम्प ड्यूटी यू हैव पेड, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट. So and the remaining amount will be collected on the deed of conveyance. So इस तरह का प्रावधान भी आज आया हुआ है. स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से लिया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया. कन्वेंस डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से होता है. एंड फर्दर कि रेडी रेकनर में प्रावधान है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी आज अगर कोई प्लॉट अगर कन्वेंस हो रहा है तो वहां पर 1.4 जो है, जो प्लॉट का एरिया है, तो उसको 40% ऐड करना है. तो इस तरह का एक प्रावधान है. तो उसको भी कहीं ना कहीं एक रोक लगाया गया हुआ है. तो आज अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अगर एक लैंड खरीदता हुआ है या अगर कोई एक बिल्डर लैंड खरीदता हुआ है, तो उसको अगर 100 स्क्वायर फुट का जमीन है तो उसको 140 स्क्वायर फुट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है. तो लेकिन वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए आज निकाला गया हुआ है. तो आज अगर हाउसिंग सोसाइटी आज अगर समझिए अगर कन्वेंस जल्द से जल्द कर लेती है, हो सकता है कल और फर्दर अमेंडमेंट आए. क्योंकि 2013 से पहले उनको 2012 से लेकर के 2013 तक किसी भी प्रकार का अगर उनका एग्रीमेंट एजुडिकेटेड है, नॉट रजिस्टर्ड है, तो भी उनको बेनिफिट मिल रहा था. लेकिन आज उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. हो सकता है फ्यूचर में, और यहाँ पर बॉम्बे में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और फर्दर और भी कोई, बिकॉज गवर्नमेंट ऑलवेज रिक्वायर सम काइंड ऑफ अदर आई मीन रेवेन्यू. तो रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए दे विल ऑलवेज अमेंड द एक्ट wherever स्टैम्प एक्ट है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन अमेंडिंग. तो अगर हर कोई हाउसिंग सोसाइटी अपना अगर कन्वेंस करके लेना चाहती है, तो जितना जल्द होता है उतना जल्द करके लेंगे तो बेहतर रहेगा. सो इन एडिशन टू दैट देन रजिस्ट्रेशन, कि अगर समझिए कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आज हमने हमारा स्टैम्प ड्यूटी हर एक एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, और हर एक हमारा एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट्स आर रजिस्टर्ड, देन हर एक फ्लैट के पीछे 100 रुपया अपना रजिस्ट्रेशन फी आएगा, अगर मैक्सिमम टू 30,000 रुपीज. और समझिए किसी ने एक अपना अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया है, 100 मेंबर है, 100 मेंबर में से 99 मेंबर ने अपना स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है, 99 मेंबर ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन एक मेंबर ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. इन दैट इवेंट वी हैव टू पे 30,000 एज द मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फीस एज द रजिस्ट्रेशन फीस. या अगर समझिए कि वहां पर लैंड केपेबल ऑफ लोडिंग टीडीआर, या अगर समझिए वहां पर कुछ एफएसआई बैलेंस था और उस एफएसआई के ऊपर हमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ा बैलेंस एफएसआई के ऊपर, एंड उसका मार्केट वैल्यू 30 लाख के ऊपर चला जा रहा है, ऑब्वियसली वी हैव टू पे दी 30,000 रुपीज एज दी रजिस्ट्रेशन फीस. इन एडिशन टू दैट, सो अगर कन्वेंस इन कॉर्पोरेशन, अगर समझिए जहां पर लैंड ओनर भी तैयार है आने के लिए, सोसाइटी के ऑफिस बेरर्स तैयार है, और उसी प्रकार से कन्फर्मिंग पार्टी बिल्डर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव्स आने के लिए तैयार है. तो एवरीबडी हैज टू विजिट द रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन. एक जिस दिन हम डीड साइन करते हैं उससे इसको मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है मेरा 2-3 प्रोग्राम के अंदर, जहां पर गिफ्ट डीड है या अगर समझिए कि लीज डीड के बारे में मैंने चर्चा किया था. फिर भी आज वापस एक बार दोहराता हूँ कि जिस दिन हमने एक बार अग्रीमेंट को डेट डाला है, एक दिन एग्जीक्यूट कर दिया और डेट मेंशन किया है, उस दिन से हमें 4 महीने का एक टाइम लिमिट रहता है. 4 महीने के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना चाहिए डॉक्यूमेंट. एक बार 4 महीने का पीरियड निकल गया तो हमें डिलेड पीरियड के अंदर पेनल्टी के साथ उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिलेड पीरियड के अंदर पेनल्टी के साथ. एंड एक बार 4 महीना नॉर्मल पीरियड एंड 4 मंथ्स फर्दर जो डिलेड पीरियड भी चला गया, देन इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, देन वी हैव टू मेक द कंफर्मेशन डीड. So this is the time limit given for the registration of the deed of. अगर कॉर्पोरेशन है, हर एक ऑफिस कंसर्न पर्सन को इन पर्सन प्रेजेंट होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, या थ्रू देयर पावर अपनी होल्डर्स. वो अगर समझो उन्होंने अगर किसी को पावर अपनी दिया हुआ है तो पावर अपनी के थ्रू वो अपीयर कर सकते हैं, और सोसाइटी की तरफ से सोसाइटी के ऑफिस बेरर साइन करेंगे. तो इस प्रकार से कन्वेंस डीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है. अगर समझिए डीड ऑफ कन्वेंस जो हमारा बना है, कोर्ट का अगर समझिए सिटी सिविल कोर्ट में गए थे सोसाइटी, सिटी सिविल कोर्ट में से उन्होंने ऑर्डर लिया हुआ है
एंड वहां पर एक ऑर्डर पास हुआ था कि वहां पर एक ऑर्डर पास होने के बाद डायरेक्शन दिया गया था बिल्डर्स को एंड लैंड ओनर्स को कि आपको 3 महीने के अंदर कन्वेंस ग्रांट करना चाहिए। एंड इस तरह का एक ऑर्डर पास हो गया तो ऑब्वियसली देन अगेन द लैंड ओनर्स एंड बिल्डर्स हैव टू एग्जीक्यूट द कन्वेंस इन फेवर ऑफ द सोसाइटी। कोई कोई कारण की वजह से क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन हुआ रहता है बस 20 साल 25 साल पहले 20-25 इयर्स बैक एक ट्रांजैक्शन हुआ रहता है और सोसाइटी ने भी अपना जो एक एक्शन जो है कन्वेंस लेने का वो एक कहीं ना कहीं एक 8 साल या 10 साल के बाद सोसाइटी बनने के बाद एक 10 साल के बाद उन्होंने अगर किया हुआ हो तो 10 साल का पीरियड बीत गया है एंड वहां पर हो सकता है बहुत सारे आई मीन द पर्सन कंसर्न इस ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं एक आई मीन इफ वन पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल या वन पर्सन इज डाइड इस तरह का एक हमेशा का एक प्रॉब्लम रहता ही है। तो कहीं ना कहीं अगर समझिए कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है अगर बिल्डर के पास एक पावर अपनी है बिल्डर हैज गॉट द पावर अपनी अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन उनके पास एक डेवलपमेंट राइट उन्होंने लिया हुआ है। डेवलपमेंट राइट लेते समय उन्होंने एक पावर अपनी लिया था पावर अपनी है तो बिल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द लैंड ओनर्स एंड द लैंड ओनर्स एंड द उसके अलावा कि उनके पास पावर अपनी है तो उनके बिहाफ वो साइन कर सकते हैं साइन करके कन्वीनियंस दे सकते हैं। तो कभी कभार बिल्डर भी अवेलेबल नहीं रहता है एक्स पार्टी डिग्री पास होती है कोर्ट में से इन दैट इवेंट उनको एक एप्लीकेशन फर्दर करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्वीनियंस। एग्जीक्यूशन ऑफ द कन्वीनियंस होने के बाद वहां पर समझिए कि कायदे के अनुसार एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है एंड दैट ऑफिसर विल एग्जीक्यूट द कन्वीनियंस इन फेवर ऑफ द सोसाइटी एंड दैट कन्वीनियंस विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड वो ऑथराइज्ड ऑफिसर लैंड ओनर के बिहाफ में साइन करेगा डीम्ड कन्वेंस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साइन करेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधान अलग अलग विषय को आई मीन अलग अलग सिचुएशन को लेकर के अगर समझो डीम्ड कन्वेंस में है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कोर्ट के थ्रू है कोर्ट का अथॉराइज्ड ऑफिसर साइन कर रहा है तो कोर्ट का रजिस्ट्रार या अथॉराइज्ड ऑफिसर जो भी है तो उनके थ्रू साइन होगा। अगर कॉपरेशन में है लैंड ओनर्स बिल्डर्स ये साथ में आके साइन करेंगे। तो इस तरह का सिग्नेचर प्रोविजन या मैंने आपको किस तरह से एग्जीक्यूशन हो सकता है किस तरह से स्टैम्प ड्यूटी लिया जाता है डीड ऑफ कन्वेंस के ऊपर किस तरह से रजिस्ट्रेशन फी लिया जाता है किस तरह का डॉक्यूमेंट बनेगा इस प्रकार सा थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश किया है।